ब्रिजेश एक बहुत ही मेहनती आदमी होता है जो गांव में अलग अलग प्रकार की बिरयानी बेचता है। गांव वाले बड़े ही चाव से उसके ढाबे की बिरयानी खाते हैं। अरे वाह वाह यार ब्रजेश, तुम्हारे ढाबे की ये चिकन बिरयानी तो एकदम कमाल की है यार। दिल खुश हो गया भाई। हाँ हाँ, ये हैदराबादी बिरयानी का स्वाद भी एकदम उम्दा है। तुम्हारे ढाबे की बिरयानी जैसी बिरयानी कहीं नहीं मेरे यार। धन्यवाद जी, धन्यवाद। ब्रिजेश अपनी बीवी गायत्री के साथ रहता है और दोनों मियाँ बीवी साथ मिलकर बिरयानी का ढाबा चलाते हैं। कुछ दिनों बाद अचानक से ब्रिजेश के ढाबे पर ग्राहकों का आना जाना कम हो जाता है, जिससे ब्रिजेश बहुत परेशान हो जाता है। गायत्री, अचानक से हमारे ढाबे पर ग्राहकों का आना जाना कम कैसे हो रहा है? जी, वही तो मैं भी सोच रही हूँ। तभी उनके ढाबे से गुजरता हुआ एक गांव वाला उन्हें बताता है। अरे ब्रजेश भैया, ये सब उस नए चंगू मैगी नूडल्स वाले के कारण हो रहा है। अब गांव वासियों को बिरयानी का नहीं, नूडल्स का चस्का जो लग चुका है। सभी वहां के नूडल्स खाने जाते हैं, इसीलिए तुम्हारे ढाबे पर लॉकडाउन लग चुका है। क्या? ब्रिजेश और गायत्री अब चिंतित हो जाते हैं। वो दोनों सोचते हैं कि अगर यूं ही सब कुछ चलता रहा तो फिर सब कैसे ठीक होगा। वो दोनों चंगू मैगी नूडल्स वाले के पास जाते हैं और उसके ढाबे पर बिक रहे मैगी नूडल्स को देखते हैं। जी, क्यों ना हम मैगी बिरयानी बेचना शुरू करें। मैगी बिरयानी? जी हाँ, मैगी बिरयानी। जैसे कि पूरा गांव अब मैगी नूडल्स खाने के पीछे दीवाना हो चुका है, तो हम बिरयानी के साथ मैगी नूडल्स मिलाकर दोनों का एकदम धमाकेदार मिश्रण तैयार करके एक नई डिश बनाकर बेच सकते हैं। वाह वाह गायत्री, आइडिया तो सॉलिड है। बस काम कर जाए। जी जरूर, काम करेगा, देखना आप। लोगों को बिरयानी और मैगी का हटके और अलग कॉम्बिनेशन बेहद पसंद आएगा। गायत्री और ब्रिजेश अब मैगी और बिरयानी को मिक्स करके अपने ढाबे पर अतरंगी मैगी बिरयानी की अनोखी डिश बेचना शुरू करते हैं। मैगी बिरयानी को सबसे पहले कुछ ही गांव वासी खाते हैं और जब उन्हें वो पसंद आती है तभी एक से दो, दो से तीन और तीन से ऐसे धीरे धीरे करके पूरा का पूरा गांव अब चंगू नूडल्स वाले का ढाबा छोड़कर ब्रिजेश का मैगी बिरयानी को खाने आता है। वाह वाह, ये मैगी बिरयानी तो चंगे की मैगी नूडल्स से कई गुना ज्यादा मस्त और जबरदस्त है। सच में यार, मजा ही आ गया। मैगी और बिरयानी का कॉम्बिनेशन एकदम फर्स्ट क्लास बना है। मुझे तो और 2 प्लेट दे दो, और दबा कर खाना चाहूंगा मैं तो। ये तो सही है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो ये लो। ब्रजेश के ढाबे पर इतने सारे ग्राहक देख चंगू को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से लाल हो जाता है। इस ब्रजेश की वजह से मेरे ढाबे के सारे ग्राहक अब फिर से इसके पास चले गए, मैगी बिरयानी ठूसने। नहीं, मैं इस ब्रजेश और इसकी बीवी गायत्री, इनके ढाबे को फिर से तरक्की की इमारत छूने नहीं दूंगा। मैं इनके काम में कलेश तो जरूर करूंगा, क्योंकि इनकी वजह से मेरे काम में कलेश हुआ है। चंगू तय करता है कि अब वो ब्रजेश और गायत्री के लिए मुसीबतें बढ़ा देगा। वो उस रात चुपके से ब्रजेश के ढाबे में जाकर उसके चावल की बोरियों में छोटे छोटे सफेद कंकड़ मिला देता है। अब देखना कैसे इन सफेद कंकड़ के साथ पके हुए चावल खाकर ब्रजेश के ढाबे पर आए ग्राहकों की जान खतरे में जाएगी, और फिर ब्रजेश के ढाबे को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा, और साथ ही उसे जेल की सलाखों के पीछे भी कैद कर दिया जाएगा। लेकिन बिरयानी के लिए चावल इस्तेमाल करने से पहले गायत्री हमेशा उन्हें साफ करती थी और उस दिन गायत्री उन चावलों में कंकड़ देखकर हैरान और दंग रह जाती है। हे भगवान, गायत्री, ये सारे कंकड़ कैसे आ गए चावलों की बिरयानी में? पता नहीं जी, वो तो शुक्र है कि मैंने देख लिया, वरना न जाने क्या अनर्थ हो जाता। गायत्री और ब्रजेश ग्राहकों को साफ किए हुए चावल की मैगी बिरयानी बनाकर ही देते हैं और जब अगले दिन चंगू ब्रजेश के ढाबे पर ग्राहकों को अच्छे से मैगी बिरयानी खाते हुए देखता है तभी वो चौंक जाता है।
वीडियो देखकर जैसी टेस्ट सोची थी उससे भी डबल ट्रिपल मजेदार है ये। हाँ ब्रजेश जी, मजा आ गया यार आपके हाथ की ये सॉलिड मैगी बिरयानी खाकर। एक सेल्फी तो बनती है हाँ? जी जी, क्यों नहीं, जरूर बनती है। ब्रिजेश और गायत्री दोनों अब गांव के बाद अलग अलग शहरों में भी अपने मैगी बिरयानी को आउटलेट्स में बदलते हैं और ढेर सारे पैसे कमाने लगते हैं और इसी के साथ उनकी खूब तरक्की भी होती है। गोपीनाथ एक गरीब पकौड़े वाला होता है जो गांव में अपने ढाबे पर तरह तरह के पकौड़े बेचता है। उसके हाथ के बने स्वादिष्ट, मजेदार और कुरकुरे पकौड़े खाने के लिए उसके ढाबे पर ग्राहकों की लंबी कतार लगी रहती है। अरे वाह वाह गोपीनाथ भाई, ये प्याज के पकौड़े नहीं, ये तो जादुई पकौड़े हैं भाई, क्योंकि इसका स्वाद में अलग ही जादू है। अरे सच में ये पनीर और आलू के पकौड़े भी बहुत बढ़िया हैं। मैं तो पार्सल भी लेकर जाऊंगा घर पर। हाँ, जी जरूर जरूर, धन्यवाद भाई साहब। गोपीनाथ अपनी बीवी उषा के साथ रहता है, लेकिन एक दिन उषा जब बाजार से घर लौट रही होती है तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो बुरी तरह घायल हो जाती है। उसे आसपास के गांववासी फौरन हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर डॉक्टर, मेरी बीवी उषा उषा ठीक तो है ना? गोपीनाथ, तुम्हारी बीवी को गहरी चोटें आई हैं और उनकी सर्जरी अगले 24 घंटों के अंदर करनी होगी, वरना उनकी जान खतरे में भी जा सकती है। क्या सर्जरी? सर्जरी के लिए पूरे 2 लाख रुपए की जरूरत होगी और तुम्हें 24 घंटों के अंदर 2 लाख रुपए का बंदोबस्त करना होगा। 2 लाख? लेकिन 2 लाख रुपए मैं करीब कहां से लाऊंगा? लेकिन पैसों के बिना सर्जरी नहीं हो पाएगी। गोपीनाथ बहुत चिंतित हो जाता है और वो अपने दोस्तों और पहचान वालों को पैसों की मदद मांगता है, लेकिन कोई उससे पैसे नहीं देता। इसीलिए उसके पास अब अपना ढाबा बेचने के अलावा और कोई पर्याय नहीं बचता। ये ढाबा मैंने बहुत मेहनत से बनवाया है, लेकिन अब मुझे इसे बेचना ही पड़ेगा, तब जाकर ही मैं अपनी उषा की जान बचा पाऊंगा। उषा की जान के आगे मेरे लिए कुछ नहीं है। गोपीनाथ अपने ढाबे को 24 घंटों के अंदर एक आदमी को बेच देता है और वो अपने घर पर पड़े गहने भी बेचता है और इस तरह वो पूरे 2 लाख रुपए जोड़ लेता है और हॉस्पिटल का बिल भरता है। ये लीजिए पैसे। नर्स मैडम, मेरी बीवी की जान को कोई आंच तो नहीं आएगी ना? गोपीनाथ जी, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि सर्जरी सक्सेसफुल हो और होपफुली सर्जरी सक्सेसफुल ही होगी। उषा की सर्जरी सक्सेसफुल हो जाती है और वो सही सलामत घर वापस आ जाती है, लेकिन गोपीनाथ अब पूरी तरह कंगाल हो चुका था। उसके पास बस थोड़े बहुत पैसे ही बचे थे। उसका ढाबा भी अब बिक चुका था। गोपीनाथ जी, मेरे कारण आपको आपका ढाबा बेचना पड़ा। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे माफ कर दीजिए जी। नहीं उषा, उसमें तुम्हारी क्या गलती है? उषा तुम्हारी जान से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है। तुम ठीक हो वही बहुत है। और रही बात कामकाज की, तो मैं काम धाम तो ढूंढ ही लूंगा। तुम बस अपनी सेहत पर ध्यान दो और ज्यादा चिंता मत करो। गोपीनाथ गांव में जगह जगह जाकर नौकरी की तलाश करता है, लेकिन उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती, जिस कारण वो बहुत निराश हो जाता है। क्या हुआ जी, नौकरी मिली? नहीं उषा, मैंने हर जगह जा जाकर नौकरी की तलाश की, लेकिन किसी ने मुझे नौकरी पर नहीं रखा। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी। हाँ उषा, वही उम्मीद है। एक दिन जब गोपीनाथ सड़क से गुजर रहा होता है तभी अचानक से उसकी नजर 2 बूढ़े पति पत्नी पर जाती है जिन्हें गुंडों ने घेर लिया था। बूढ़े पति पत्नी अमीर थे, इसीलिए गुंडे उनसे पैसे और जेवर छीनने की कोशिश कर रहे थे। अबे ओए बेवकूफ बुड्ढे, जल्दी से सारे पैसे मुझे दे दे। और तू बढ़िया, ज्यादा नाटक मत कर वरना यहीं टपका दूंगा। जल्दी से गहने और सारे पैसे निकाल, जल्दी। हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमें जाने दो, हमें जाने दो। अरे नहीं, वो गुंडे तो बूढ़े काका और काकी के गहने और पैसे चुरा कर ही रहेंगे, और उन्होंने अगर काका काकी पर हमला किया तो नहीं नहीं नहीं, मुझे उन्हें बचाना होगा। गोपीनाथ फौरन वहां दौड़ता है और उन गुंडों को सड़क पर पड़े पत्थर से मारता है। गुंडे दुम दबाकर वहां से भाग जाते हैं और बूढ़े काका काकी गोपीनाथ का शुक्रिया अदा करके उसे अपने घर ले जाते हैं, जहां पर उन दोनों का बेटा धर्मेंद्र होता है। धन्यवाद गोपीनाथ, आज तुम्हारे कारण मेरे माता पिता की जान बच गई। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। ये लो, ये पैसे रखो, और साथ ही तुम्हें मैं
ट्रक भर कर मैगी नूडल्स के पैकेट्स भी दे रहा हूं। मैं मैगी नूडल्स की कंपनी का ओनर हूं। क्या? अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गोपीनाथ उन पैसों से अपना नया ढाबा खोलता है और वो उस ढाबे में मैगी नूडल्स के पकौड़े बनाकर बेचता है और सभी को वो अतरंगी मैगी पकौड़े बहुत पसंद आते हैं। उसकी बीवी उषा भी गोपीनाथ के इस आविष्कार से बहुत चकित हो जाती है। अरे गोपीनाथ जी, मुझे तो लगा आप मैगी पैकेट्स को बेचोगे, लेकिन आपने तो मैगी के पकौड़े ही बना दिए। वाह, लेकिन सच में बहुत स्वादिष्ट बने हैं। अरे गोपीनाथ भाई, हाँ हाँ, मैगी के पकौड़े भी बना सकते हैं। ये सोचकर और सुनकर ही हैरानी होती है। लेकिन इन मैगी पकौड़े का स्वाद एकदम लाजवाब है, एकदम अलग और शानदार। धन्यवाद जी, धन्यवाद। गोपीनाथ के मैगी पकौड़े पूरे गांव में ही नहीं बल्कि शहरों में भी मशहूर हो जाते हैं। ये रेसिपी इंटरनेट पर भी वायरल हो जाती है और गोपीनाथ अपने मैगी पकौड़ों के लिए अब हर तरफ जाना जाता है। थोड़े दिनों बाद गोपीनाथ अखबार में एक मास्टर शेफ कंपटीशन के बारे में पढ़ता है। वो उसे पढ़कर अपनी बीवी उषा को भी बताता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही खास और सुनहरा मौका है। आपको तो मास्टर शेफ कंपटीशन में भाग लेना ही चाहिए जी। वहां जाने के बाद बैठे हैं ना, उनका ऑर्डर है ये। ठीक है बिटिया। और वो मूली के पराठे और हरी चटनी बन गई? जी जी, चटनी ही बना रही हूँ। लखन खाना परोसता है और उस खाने को खाकर लोगों के चेहरे पर एक अलग सा तेज और एक अलग ही खुशी आ जाती है। वाह 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 वाह, ऐसे छोले भटूरे तो इस ब्रह्मांड में कहीं भी नहीं मिलेंगे। और ये मैंने हवा में नहीं बल्कि हकीकत में कह रहा हूँ। है लगन मेरे भाई?
ओए होए होए होए, क्या चोले हैं, मुंह में जाते ही घुल जाते हैं। और ये भटूरे, ओफ। राधिका बिटिया, तुम्हारा कोई जवाब नहीं, क्योंकि तुम लाजवाब हो। जीती रहो बिटिया, जीती रहो। धन्यवाद काका। लखन और राधिका सुबह से लेकर रात तक ढाबे पर ही काम करते हैं, जिसके बाद वो दोनों घर चले जाते हैं। लखन और राधिका के ढाबे पर अक्सर डाकू बल्लू सिंह आया करता। बल्लू एक बहुत ही क्रूर और बुरा आदमी होता है और वो बस गांव के लोगों को परेशान करता रहता है। उसे लखन की जवान बेटी राधिका बहुत पसंद होती है, इसीलिए वो हमेशा उसके ढाबे पर आकर तमाशा करते रहता है। ओए मेरी हुस्न परी, तुझे मैं कह दे रहा हूँ, अगले 5 दिनों में तुझे मेरी ही होना पड़ेगा। अच्छे से बोल रहा हूँ, सुन और समझ जा, वरना घी अगर सीधी उंगली से ना निकला तो बल्लू को उंगली टेढ़ी करके निकालना भी बहुत अच्छे से आता है। चला जा तू यहाँ से, बदमाश दरिंदे। पता नहीं कितना परेशान करेगा, और नालायक निकम्मा कहीं का। पापा आप चिल्लाइए मत, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। चलिए हम अपने काम पर ध्यान देते हैं। बल्लू सिंह हर बार ऐसे ही बोलता है और फिर थोड़ी देर आकर परेशान करके चला जाता है। हमें उसकी बातों से अपने काम पर बुरा असर नहीं पड़ने देना चाहिए, है ना? हाँ राधिका बिटिया, तू सही कह रही है। राधिका लखन को ढाबे के अंदर ले जाकर पानी पिलाती है, जिसके बाद दोनों फिर से अपना काम शुरू करते हैं। 6 दिन बीत जाते हैं। राधिका और लखन अब बेफिक्र थे, क्योंकि अब तक बल्लू सिंह नहीं आया था। लेकिन 7वें दिन अचानक से वो अपने आदमियों के साथ लखन के घर पर आ जाता है। उसे देखकर घर में सभी डर जाते हैं। अरे नहीं, ये क्या, कौन हो तुम, और ये तुम्हारे हाथ में क्या औजार? अरे दादाजी, मैं आपकी पोती राधिका का होने वाला पति हूँ, समझे आप? अरे निकल जा मेरे घर से कमीने, तू नहीं सुधरेगा, तेरा तो कुछ करना ही पड़ेगा। अरे तू क्या करेगा रे मेरे बुड्ढे, एक पूंछ मार के तुझे मैं परलोक ट्रांसफर कर दूंगा। इसलिए कह दे रहा हूँ, ज्यादा बकवास मत कर, वरना तेरे लिए ही नहीं बल्कि तेरे परिवार के लिए भी अच्छा नहीं होगा। बल्लू सिंह, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, तो तुम क्यों आए हो यहाँ मुझे और मेरे परिवार को परेशान करने के लिए? तो मुझे पसंद करे या ना करे, समझी राधिका, लेकिन तुझे तो मेरे साथ शादी करनी ही पड़ेगी। नहीं, मैं तेरे साथ शादी नहीं करूंगी, और अगर तूने जबरदस्ती करवाई तो भी भाग जाऊंगी या अपनी जान दे दूंगी। तेरी तो ठीक है, तुम सब बहुत ढीठ हो। अब मैं तुम चारों को दिखाता हूँ बल्लू सिंह का कहर। आदमियों, जला दो इसके घर को और इसके उस 2 कौड़ी के ढाबे को। अरे क्या? ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत बल्लू सिंह। बल्लू सिंह ऐसा मत करना। मैंने अपने खून पसीने की मेहनत से ढाबा और घर दोनों बनाए हैं। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ बल्लू सिंह, मैं तुमसे विनती करता हूँ। राधिका के इनकार करने के गुस्से से बल्लू लखन का ढाबा और उसका घर दोनों जला देता है, और वो लोग कुछ कर नहीं पाते। वो चारों अब अपने ही घर से बेघर हो चुके थे। ये सब मेरी ही गलती है। अगर मैं उसके साथ शादी करती तो कम से कम आप तीनों को तो कोई हानि नहीं पहुंचती। नहीं राधिका बेटिया, तुम अगर उस हैवान के साथ शादी करती तो हमारा तुम्हारा जीवन नर्क से भी बदतर बन जाता। तुम अपने आप को इस हालत की दोषी मत ठहराओ बिटिया। मेरा ढाबा और मेरा घर दोनों एक पल में जलकर राख हो गए। अब हम कहाँ जाएंगे? नरेश बेटा, पास ही में मेरा दोस्त प्रेमलाल रहता है, हो सकता है कि उसके बेटा बेटी मान जाए हमें कुछ दिन तक रहने की जगह देने के लिए। लखन और उसका परिवार नरेश चंद्र के दोस्त प्रेमलाल के घर जाते हैं, लेकिन प्रेमलाल के बेटा बेटी लखन और उसके परिवार को रहने नहीं देते। बेचारा लखन अपने परिवार को साथ पहाड़ी की ओर चला जाता है, जहां उन्हें एक बंद हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। वो चारों उसी में रहने लगते हैं और उसी में अपना छोटा सा घर बना लेते हैं। राधिका आसपास से सामान लेकर अब हेलीकॉप्टर में ही खाना बनाने लगती है। जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता तब तक हम इस हेलीकॉप्टर में ही रहेंगे और इसी में खाना पीना और सोना होगा। वैसे ये हेलीकॉप्टर है बड़ा अच्छा, बस बंद पड़ चुका है और थोड़ा सा टूट चुका है। शुक्र है भगवान ने हमें इस हेलीकॉप्टर के जरिए एक छोटी सी छत तो दे दी। उस पहाड़ी इलाके में अक्सर पर्यटक और गांव वाले घूमने आया करते हैं, और वो लोग राधिका के स्वादिष्ट खाने की खुशबू सूंघकर उसके पास जाते हैं और राधिका उन्हें खाना खाने को देने लगती है। वाह, ये खाना तो बहुत ही टेस्टी है,
इस गांव की फेमस डिश है ना ये। सच में ये गांव, यहाँ का खाना और यहाँ का वातावरण बहुत सुंदर है। और आपका ये छोटा सा हेलीकॉप्टर ढाबा भी। हेलीकॉप्टर ढाबा? और क्या, आप इस सुंदर से ढाबे को हेलीकॉप्टर ढाबा नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे यार? जी भाई साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। आज से हुआ ये हमारा हेलीकॉप्टर ढाबा। राधिका अब उस हेलीकॉप्टर के एंट्रेंस के ऊपर एक बोर्ड लगा लेती है, जिस पर उसने लिखा होता है हेलीकॉप्टर ढाबा। उस बोर्ड को पढ़कर धीरे धीरे कई सारे लोग राधिका के ढाबे पर आने लगते हैं और खुशी से खाना खाते हैं। कुछ पर्यटक उस हेलीकॉप्टर ढाबे के वीडियोस और फोटोज सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, जिससे राधिका का ये हेलीकॉप्टर ढाबा पूरे देश में मशहूर हो जाता है। पापा, भगवान ने हम पर जो संकट आया था ना, उससे भी हमें बचा लिया और साथ ही हमें एक नया जरिया भी दिया, जिससे हम अपने काम को फिर से शुरू कर सकते हैं। वो गोपी का बेटा जतिन बता रहा था कि हमारे हेलीकॉप्टर ढाबा के वीडियो को इंटरनेट पर पूरे 2 लाख लोगों ने देख लिया है। देख राधिका बिटिया, तू कितने आगे निकल गई। मुझे तो अपनी राधिका पर बहुत गर्व महसूस होता है। होगा क्यों नहीं भाई, आखिर नरेश चंद तिवारी की पोती है। ये सब पापा आपके और दादाजी के कारण ही हुआ है। माँ, मुझे तो खाना बनाना आप लोगों ने सिखाया है। राधिका हेलीकॉप्टर ढाबे में खाना बेच बेच कर ढेर सारे पैसे